सामान्य अध्ययन का बजरंग बाण। बच्चों, मैंने आपके लिए वीडियो बनाया हुआ है और ये सामान्य अध्ययन का बजरंग बाण है और ये पहला वीडियो है। मैं और भी वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ। थ्योरी भी है, क्वेश्चन भी है, कॉन्सेप्ट भी है, कहानी भी है। आप पूरा वीडियो देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगी। चलिए बच्चों, ज़्यादा बात ना करते हुए शुरू करते हैं। ये मेरे हनुमान जी हैं, इन्हीं की प्रेरणा को लेकर के मैंने वीडियो बनाना शुरू किया है और आप सभी बच्चों के लिए इन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। जितने भी एग्ज़ाम है, इससे अदर और भी जितने भी एग्ज़ाम हैं, इन सब में क्वेश्चन जरूर आपको मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे लिया हुआ है और थ्योरी के साथ लिया हुआ है ताकि आपको थ्योरी भी समझ में आती रहे, कॉन्सेप्ट भी समझ में आता जाए, क्वेश्चन भी देखते रहिएगा आप लोग। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजों को समझ में आ गया था कि भारत में सबसे ज़्यादा पैसा यहाँ की खेती और ज़मीन से कमाया जा सकता है, इसीलिए उन्होंने पूरे भारत को कितने तरह के टैक्स भू राजस्व सिस्टम में बांट दिया। तो उन्होंने कितने तरह से टैक्स में बांट दिया? तो उन्होंने बांटा 3 तरह के टैक्सेशन सिस्टम भारत में लगाया था। तो कौन कौन से 3 तरह के सिस्टम थे? तो सबसे पहला था स्थायी बंदोबस्त, दूसरा था रैयतवाड़ी व्यवस्था, तीसरी थी महालवाड़ी व्यवस्था। तो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कहाँ लागू थी? बंगाल, बिहार, उड़ीसा और यूपी, बनारस जैसे इलाकों में लागू थी और इस पर 19% टैक्स लिया जाता था और ये स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था डायरेक्टली जमींदार को हैंडओवर कर दी जाती थी और जमींदार किसानों से टैक्स वसूल करके अंग्रेजों को देता था। अच्छा, रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या था? रैयत का मतलब होता है किसान, तो डायरेक्टली अंग्रेज जो है वो किसानों से इसमें रैयतवाड़ी व्यवस्था में लेते थे जो टैक्स होता था और ये ज़मीन पर 51% हिस्सा होता था। डायरेक्टली अंग्रेज किसानों से ये टैक्स ले लेते थे। महालवाड़ी व्यवस्था, तीसरी जो यहाँ पे येलो कलर के सरिया रंग में लिखी हुई है महालवाड़ी व्यवस्था, तो यह व्यवस्था उत्तर पश्चिम प्रांत, पंजाब, मध्य प्रांत में लागू की गई थी और इसमें 30% का टैक्स लिया जाता था। और महाल का मतलब होता पूरा गाँव, यानी अंग्रेज जो है पूरे गाँव से इस टैक्सेशन में टैक्स लेते थे, पूरे गांव से टैक्स ले लिया करते थे। मैंने चित्र भी बनाकर समझाया हुआ है ताकि आपको चित्र से समझ में आए। ये जमींदार जी हैं, डायरेक्टली किसान जमींदार को टैक्स दे रहा है और इसमें रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या था? किसान डायरेक्टली अंग्रेजों को टैक्स देता था और महालवाड़ी व्यवस्था में क्या था? बहुत सारा पूरा गाँव मिल करके अंग्रेजों को टैक्स देता था। ये पूरा मैंने यहाँ पे डायग्राम बना करके आपको समझाया हुआ है बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैंने स्थायी बंदोबस्त में 19% टैक्स होता था, रैयतवाड़ी व्यवस्था में 51% टैक्स होता था और महालवाड़ी व्यवस्था में 30% का टैक्स लिया जाता था। उसके बाद बच्चों दूसरा क्वेश्चन है, इसमें कुछ और बातें मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 1757 से प्लासी की लड़ाई हुई और 1947 तक अंग्रेजों ने भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, उद्योग धंधे बर्बाद कर दिए और उनको समझ में आ गया था कि भारत में खेती ही है जिस पर टैक्स लगा करके भारत को लूटा जा सकता है। तो उन्होंने अलग अलग स्टेट में टैक्स लगाया। तो मैंने यहाँ पे सारी बातें पूरा मैंने बताया हुआ है, ये पूरा मद्रास और मैंने पूरा एरिया से बता दिया है। स्थायी बंदोबस्त कहाँ था, रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ थी, महालवाड़ी व्यवस्था कहाँ थी, ये पूरा मैंने ऊपर लिख भी दिया हुआ है। जैसे महालवाड़ी व्यवस्था इलाकों में थी, मुंबई मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा में थी। ये पूरी व्यवस्थाएं थी टैक्सेशन की। तो यहाँ बच्चों आप पढ़ लीजिएगा, पूरा भारत का मैप बना करके मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अच्छा, उसके बाद सूर्यास्त कानून हुआ करता था। एक सूर्यास्त कानून क्या था? अगर तय समय तक किसान अगर अंग्रेजों को टैक्स नहीं दे पाते थे तो उनकी ज़मीन को नीलाम कर दिया जाता था। ठीक है बच्चों, उनकी ज़मीन को नीलाम कर दिया जाता था, तो इसको कहते थे सूर्यास्त कानून। और इससे किसानों का डर जाते थे कि अब अंग्रेज हमारी ज़मीन को नीलाम कर देंगे। अच्छा, हिस्सेदारी में की गणित मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। जो जमींदार डायरेक्टली किसान से टैक्स वसूलता था तो 11% हिस्सा तो खुद रख लेता था और 89% 89% ब्रिटिश यानी अंग्रेज खुद ले लेते थे उससे, जमींदार से टैक्स। तो नतीजा क्या होगा भाई? अगर अंग्रेज ज़्यादा टैक्स ले रहे हैं तो अंग्रेजों की तो आय फिक्स हो गई और सरकारी खर्चा भी मुक्त हो गया आराम से, और बर्डन किस पे पड़ रहा है? किसानों पर। तो इस प्रकार से भारत के जो किसान थे बहुत परेशान थे। गांधी जी के आने के बाद में किसानों की समस्या सुनी गई, अंग्रेजों को गांधी जी ने हिला कर रख दिया। तो ये बातें तो आगे मैं करूँगा, लेकिन अभी हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 3 प्रकार से टैक्स मैंने बता ही दिया, 3 प्रकार के टैक्स उन्होंने लगाए थे। उसके बाद मैंने बच्चों फिजिक्स से क्वेश्चन उठाया हुआ है, थ्योरी के साथ उठाया ताकि आपको थ्योरी भी समझ में आती रहे। तो क्वेश्चन है फिजिक्स का, किसने देखा था कि मृत मेढक की मांसपेशियों में 2 अलग अलग धातुओं को छुआया जाता है तो उसकी टांगें फड़कने लगती हैं। उस वैज्ञानिक को लगा यह कोई जैव विद्युत या एनिमल इलेक्ट्रिसिटी है जो सिर्फ जीवों में होती है। लेकिन भौतिकविद वोल्टा ने कहा नहीं, मेंढक में कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। बच्चों थोड़ा सा गड़बड़ लिख गया है यहाँ, मेंढक में कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। वोल्टा ने साबित किया कि जब भी 2 अलग अलग धातुओं के बीच में कोई गीली वस्तु या केमिकल रखी जाती है तो बिजली अपने आप पैदा हो जाती है। इसी विचार का इस्तेमाल करके वोल्टा ने धात की चकतियों और नमक के पानी से में भीगे गत्ते को एक के ऊपर एक रखकर दुनिया की पहली कामकाजी बैटरी वोल्टीय पुंज बना डाली। उन्हीं के सम्मान में आज हम विश्व या विभवांतर को वोल्ट में मापते हैं। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह घटना सबसे पहले अनुभव की थी। तो मैंने 4 ऑप्शन दिए हैं, नाम लिख दिए हैं, गैल्वेनी, वोल्टा, न्यूटन, कूलम। तो नाम क्या था उनका?
ऑप्शन नंबर ए सही है, नाम है उनका गैल्वेनी। तो गैल्वेनी जी ने सबसे पहले देखा था ये घटना कि मेंढक के पास में जब धातु की छड़ को टच कराया जाता है तो उसकी जो टांगें थी फड़फड़ाने लगती हैं, तो नाम था उनका गैल्वेनी जी। उसके बाद इसी घटना को समझते हुए वोल्टा ने जो है बैटरी बना डाली। ठीक है बच्चों, ये मैंने पूरा चित्र के द्वारा आपको समझाने का प्रयास किया। मेंढक बनाया हुआ है और खोजकर्ता गैल्वेनी जी थे और बैटरी के आविष्कारक कौन थे? वोल्टा जी थे। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। मैंने बायो से क्वेश्चन उठाया है, प्राणी जगत से उठाया हुआ है क्वेश्चन। तो बच्चों सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ, क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने 4 ऑप्शन दिए हैं और पूछा है मैंने कि बताओ इनमें से कौन सा सही है। तो बच्चों पहला है आ, जो लिखा हुआ है वो ए होना चाहिए, थोड़ा गलती से यहाँ पे लिख गया है आ, अगली बार से मैं ध्यान रखूंगा, सही प्रकार से इसको लिखूंगा। तो पहला है आ ऑप्शन, ए ऑप्शन उसको समझिएगा। तो खुला सिस्टम, ओपन तंत्र, जहां दिल खून को सीधे शरीर की खाली हिस्सों में पंप कर देता है और सारे अंग उसी खून के तालाब में डूबे रहते हैं, ये ओपन तंत्र होता है। जैसे जुए में होता है, मच्छर में होता है, ओपन सिस्टम। कोई उनके अंदर जो ब्लड बहता है कोई भी सिराओं और धमनियों में नहीं बहता, डायरेक्टली ब्लड पूरे सेल्स में ऐसे ही फैला रहता है, तालाब की तरह। जैसे पानी तालाब में भरा रहता है ऐसे ही उनके अंदर ब्लड भरा रहता है। बंद तंत्र क्या होता है? क्लोज सिस्टम, जहाँ खून खुले में नहीं बहता बल्कि बंद पाइपों, धमनी, सिराओं और कोशिकाओं के अंदर बहुत सलीके से बहता है, इसी को कहते हैं बंद सिस्टम। तो क्या आपको बताना है कि पहली बात सही है या गलत है, दूसरी बात सही है गलत है। तीसरी आर्य समिति, रेडियल सिमेट्री, स्टार पीस, सीलेंट्रेटा जैसे जीवों में पाया जाता है। इसके केंद्र से गुजरने वाली कोई भी रेखा इसे 2 बराबर भागों जैसे भागों में बांट देती हैं। जैसे गोल केक को आप काटे होंगे, केक को तो किसी भी तरफ से आपको किसी भी जगह पे आप खड़े हो जाइए, गोल केक आपका कट जाएगा। ऐसे ही रेडियल जो जीव होते हैं उनको आप किसी तरह से भी काटिए, बराबर भागों में वो बट जाएंगे। फिर चौथा ऑप्शन है द्विपार्श्व सममिति, द्विपार्श्व बाइलेटरल सिमेट्री। तो केकड़ा इसे केवल एक ही सीधे अक्ष में काटने पर इसका शरीर बाएं और दाएं में 2 बिल्कुल बराबर भागों में बढ़ सकता है। हम जैसे इंसानों में भी देखो, आप अगर खड़े हैं, आप सीधे बिल्कुल खड़े हो जाइए और सर से लगा करके आपको काटना कोई शुरू करे तो 2 भागों में बढ़ जाएगा। यानी द्विपार्श्व सिमेट्री, हमारे अंदर द्विपार्श्व 2 ही भाग हैं। हाँ, 2 हाथ है तो 2 ही अगर काटोगे बीच से हार्ट को तो हार्ट के 2 पार्ट होंगे, लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट। तो इस प्रकार से द्विपार्श्व समिति हमारे बॉडी में पाई जाती है। तो ये बातें चारों आपको क्या लग रहा है, सही है ना? ये सारी बातें सही हैं। तो इसका मतलब है कि ये सारी बातें सही है। खुला तंत्र, बंद तंत्र, आर्य समिति या द्विपार्श्वी समिति, ये सारी बातें आपको सही समझनी है। सही बातें बिल्कुल लिखी हुई हैं, कोई गलत बात नहीं लिखी हुई है। और मैंने यहाँ पे चित्र के माध्यम से आपको बताया हुआ है। या आगे मैंने मच्छर बना दिया है ताकि आपको समझ में आए। ओपन सिस्टम होता है, खुला परिसंचरण तंत्र होता है और हमारी बॉडी में बंद परिसंचरण तंत्र होता है। और आर्य समिति, रेडियल आपको दिख रहा होगा, सीलेंट्रेटा जो जीव बना हुआ है तो वो आर्य समिति है। और हमारी बॉडी है वो द्विपार्श्व है, या केकड़ा मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है द्विपार्श्व समिति का है। हमारी बॉडी भी द्विपार्श्व समिति होती है। तो बच्चों बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, उसके बाद मैंने कंप्यूटर से टेक्नोलॉजी से उठाया हुआ है क्वेश्चन। तो ये मैंने थ्योरी लिखी हुई है, कंप्यूटर का विकास और प्रथम डिजिटल कंप्यूटर। तो एक महान वैज्ञानिक थे, आप सभी जानते होंगे, नाम है चार्ल्स बेबेज। उन्होंने एक ऐसी यांत्रिक या मैकेनिकल मशीन की कल्पना की जो खुद से गणना कर सके और प्रोग्राम योग्य हो। उन्होंने इसे नाम दिया द एनालिटिकल इंजन। यानी उन्होंने जो पहला कंप्यूटर बनाया था चार्ल्स बेबेज ने उसका उन्होंने नाम रखा था द एनालिटिकल इंजन। भले ही वो आज का आधुनिक कंप्यूटर नहीं था, लेकिन सोच वहीं से जन्मी थी, इसलिए उन्हें कंप्यूटर का जनक या पिता कहा जाता है। वक्त आगे बढ़ा और आया द्वितीय विश्व युद्ध का दौर। दुश्मनों के गुप्त कोड को तोड़ने के लिए ब्रिटेन में ब्रिटिश वैज्ञानिक डॉक्टर एल एन एम ट्यूरिंग नाम है इनका, पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर डिजाइन किया। इसी के साथ दुनिया में डिजिटल कंप्यूटर का विकास ब्रिटेन में तेजी से आगे बढ़ा। इस डिजिटल कंप्यूटर का नाम आपको बताना है जो कि एल एन ट्यूरिंग ने बनाया था। तो मैंने यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिए हैं। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, न्यूमेरिकल लिखा हुआ बच्चों, उसको सही कर लीजिएगा। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, कॉलोसस और एनालिटिकल इंजन। तो ये 4 ऑप्शन है। आपको बताना है कि जो एलन ट्यूरिंग ने जो बनाया था कंप्यूटर उसका नाम क्या था। उसका नाम क्या था बच्चों? नीचे मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ नाम क्या है, कॉलोसस। मैंने यहाँ पे देखो ये है, इधर कॉलोसस जो वास्तविक थे और जो एनालिटिकल इंजन थी वो कल्पना थी उनकी चार्ल्स बेबेज की। तो मैंने यहाँ पे सही उत्तर क्या लिखा हुआ है, कॉलोसस। तो कॉलोसस जो कंप्यूटर बनाया था किसने? एलन ट्यूरिंग ने। और द एनालिटिकल इंजन बनाया था किसने? चार्ल्स बेबेज ने, जिनको कंप्यूटर का जनक या कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। तो मैंने यहाँ पे उनके चित्र बना दिए हैं ताकि आपको याद रहे, आसानी से चीज़ें याद हो जाए। ठीक है बच्चों, वीडियो पसंद आया हो तो बच्चों लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं बढ़िया बढ़िया और वीडियो बना करके आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। ठीक है बच्चों, आप लोग देखिए वीडियो को और समझ में आएगा। पूरा वीडियो देख लीजिएगा, पूरा वीडियो आप देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और बच्चों चैनल को लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि बच्चों मैंने हनुमान जी की कृपा से ये वीडियो बनाया हुआ है। ये बजरंग बाण है, आप लोग बजरंग बाण जरूर पढ़िएगा मेरा। हनुमान जी की कृपा से मैंने ये बजरंग बाण बनाया हुआ है। ये ऐसा बजरंग बाण है कि आपके लिए एक 4 क्वेश्चन आपको 40 क्वेश्चन जरूर समझा करके जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो वीडियो जरूर देखिएगा, पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए, मस्त रहिए।
और मुझे ऐसे ही वीडियो बनाऊं, आप मुझे और प्रेरणा दीजिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाऊं। कमेंट भी कीजिएगा, अगर कोई इसमें समस्या है तो कमेंट भी कीजिएगा ताकि मैं सुधार कर सकूं। ठीक है बच्चों, आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद और सब्सक्राइब करना मत भूलें मेरा चैनल। ओके।